हेलो फ्रेंड्स। जो हम हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 गति के नियम, उसमें जो हम देख रहे थे। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने क्या देखा कि समतल सड़क पर कार की गति का जो थियोरी है वो हमने सीखी। अब ढालू सड़क पर जो कार की गति है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो यदि सड़क ढालू है, जो चित्र 5.14 बी में दिखाया गया है, तो ये है 5.14 बी। तो उसमें ये सड़क कैसी है? ढालू सड़क है और उस पर ये कार है हमारी। ओके, तो उसमें क्या कार गति कर रही है। ओके, तो उस दौरान हम कार की वर्तुल गति में जो घर्षण के योगदान है उसे घटा सकते हैं। तो जब सड़क ढालू होती है उस दरमियान जो कार की गति है उस वक्त जो घर्षण बल लगता है उसको हम घटा सकते हैं। ओके, तो क्योंकि यहाँ फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई त्वरण नहीं है, यहाँ जो ऊर्ध्व दिशा में कार के वहाँ त्वरण नहीं लगता, इसलिए उसका नेट बल कितना होगा? शून्य होगा। जो यहाँ जो कुल बल होगा वह शून्य होगा। इसलिए जो यहाँ जो बल लगता था एन ऊर्ध्वाधर बल, उसका दो भागों में हम ऐसे बांट सकते हैं। यहाँ ऊपर कौन सा बल लगेगा? एन कॉस थीटा, और यहाँ पे जो नीचे क्या होगा? यह घर्षण बल लगेगा, तो वो कौन सा है? एफ साइन थीटा। और ये है तनाव बल एम जी, और ये कार और सड़क के बीच का कौन सा बल होगा? घर्षण बल। ओके, और उसका जो त्वरण है क्या होगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, और जो ढालू सड़क है, जो कार और सड़क के बीच जो समतल सड़क है उसके बीच का जो ये कोण है वो है थीटा जितना। ओके, तो ये क्या होगा? एन कॉस थीटा। तो एन कॉस थीटा का जो वैल्यू है कितना होगा? तो एम जी और एफ साइन थीटा दोनों का जो मिलाकर जितना बल होगा उतना बल ये एन कॉस थीटा जितना होगा। ओके, तो एन तथा एफ के घटकों द्वारा अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जाता है। यहाँ जो अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? तो एन और एफ, एन जो बल है और एफ घर्षण बल है, उन दोनों के घटकों को दोनों का घटकों से जो बल मिलता है वो अभिकेंद्र बल मिलता है। ओके, तो एन साइन थीटा जब हम लेंगे तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, तो वो कितना होगा? वो ए एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो क्या है? अभिकेंद्र बल एफ सी। ओके, अभिकेंद्र बल एफ सी जो हमने समतल सड़क में देखा था उसका वैल्यू कितना है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर जितना। तो वो कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे ढालू सड़क से एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा दोनों को मिलाकर हमें जो अभिकेंद्र बल एफ सी मिलेगा। यहाँ पहले की भांति एफ इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। जो हमारे कार की गति करवाने के लिए जो जो बल लगता है मैक्सिमम बल, वो कितना होना चाहिए? तो लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन जितना। ओके, और v अधिकतम के लिए हम f इज इक्वल टू म्यू एस एन लेते हैं। ओके, जो इस कार की स्पीड होती है उसका वेग होता है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? तो कितना बल लगाना पड़ेगा हमें कार पे? म्यू एस इंटू एन जितना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, तो दोनों को कैसे लिख सकते हैं? तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, कि एफ के जगह पे हम म्यू एस इंटू एन लिखते हैं, और साइन थीटा, और एन साइन थीटा क्या होगा? म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये समीकरण 2 से आया और ये ऊपर वाला समीकरण 1 से आया, तो ये समीकरण 3 बन गया और ये 4 बन गया। ओके, तो अतः समीकरण 3 से क्या मिलेगा? ये समीकरण 3 से जब हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ओके, तो समीकरण 4 जो है उसमें n का हम मान रखेंगे,
उसका वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, mg जो समीकरण 4 है उसमें n की जगह पे हम जो यहाँ से हमें समीकरण 3 से जो हमने n की वैल्यू फाइंड की वो रख देंगे। तो क्या आएगा, mg साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो यहाँ से हम वी अधिकतम वी मैक्सिमम जो कार की जो वेग है उसको जो उसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, आर जी इंटू म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा रेस टू 1/2। ओके, तो ये है ढालू सड़क पर कार की अधिकतम संभव चाल समतल सड़क पर कार की अधिकतम संभव चाल से अधिक है। जो ढालू सड़क पर कार की जो अधिकतम संभव चाल है, चाल यानी उसकी गति। ओके, तो क्या है, समतल सड़क पर कार की अधिकतम संभव चाल से अधिक है, यानी कि जब हम समतल सड़क पर जब कार चलती है उससे ज़्यादा जब ढालू सड़क पर कार चलती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, उसकी चाल ज़्यादा होती है। ये समीकरण से हम लिख सकते हैं। ओके, जो समतल सड़क पर कार की जो चाल थी उसका क्या था, v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। ओके, इससे ज़्यादा ये होगी। ओके, तो यहाँ समीकरण 5 में हम म्यू एस इज इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या बनेगा, v0 इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा रेस टू 1/2। इसको हम अंडर रूट 1/2 नहीं लिखना तो क्या अंडर रूट में भी हम लिख सकते हैं। तो इस चाल पर आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए घर्षण बल की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जब हम ढालू सड़क पर कार चलाते हैं तो उस दरमियान जो कार और समतल जो सड़क होती है उस दोनों के बीच में कोई घर्षण बल नहीं लगता है, यानी कि कार चलाने में कोई घर्षण बल की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो इस चाल से ढालू सड़क पर कार चलाने से टायरों की कम घिसाई होती है। जब ढालू सड़क पर हम कार चलाते हैं उस दरमियान टायरों की कम घिसाई होती है। तो इस समीकरण 6 से ये भी ज्ञात होता है कि v इज़ लेस देन v0, यानी कि जो v0 ये जो इक्वेशन में है तो जो v अधिकतम यानी कि जो ढालू सड़क पे जो स्पीड होती है कार की वो घर्षण बल के नहीं होने से ज़्यादा होती है, यानी कि जब हम समतल सड़क पे कार चलाते हैं उससे ज़्यादा ढालू सड़क पर जब हम कार चलाते हैं तो उसकी स्पीड यानी कि उसका जो उसकी चाल है वो ज़्यादा है। तो घर्षण बल ऊपरीमुखी होगा तथा ये किसी कार को स्थिर में केवल कभी पार किया जा सकता है तब जब किसी ढालू सड़क पर हम ढालू सड़क पर कार को करने के लिए पार्क करनी होती है हमें, तो उस दरमियान जो टेन थीटा है वो लेस देन और इक्वल टू म्यू एस होना चाहिए। जो सड़क और जो ढालू सड़क है उस और जो रास्ता है उन दोनों के बीच का जो थीटा होता है, जो कोण है, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, म्यू एस से कम होना चाहिए। जो म्यू एस की वैल्यू है उससे कम होनी चाहिए। ओके, तो उसके बाद जो ये समतल सड़क और ढालू सड़क दोनों पर कार की जो गति के जो हमने जो इक्वेशन निकाले हैं तो ये थियरी यहाँ पे ख़त्म हुई। उसके बाद ये इसके जो उदाहरण है तो उदाहरण 5.10, तो उसमें क्या है तो 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से समतल सड़क पर गतिमान कोई साइकिल सवार बिना चाल को कम किए 3 मीटर त्रिज्या का तीव्र वर्तुल मोड़ लेता है। कोई साइकिल सवार है, उसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, तो वो उसकी गति को कम किए बिना ही 3 मीटर त्रिज्या का जो वर्तुल है वहाँ पे वो
मोड़ लेता है। तो टायरों तथा सड़क के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.1 है। जो म्यूएस की वैल्यू कितनी है? 0.1। तो क्या साइकिल सवार मोड़ लेते समय फिसल कर गिर जाएगा? तो देखते हैं इसका जो आंसर है। तो सड़क पर घर्षण बल ही साइकिल सवार को बिना फिसले अभिकेंद्र बल प्रदान कर सकता है। जब साइकिल सवार जब सड़क पर साइकिल चलाता है तो जो बल लगेगा वो घर्षण बल होगा और वो अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो चाल बहुत अधिक है अथवा मोड़ अत्यधिक तीव्र है तब घर्षण बल अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। जब घर्षण बल जो साइकिल सवार की चाल है उसकी उसका जो वैल्यू है वो मोड़ लेने के उसका जो घर्षण गुणांक है उससे ज़्यादा होगा। तो उस दरमियान उसका साइकिल सवार अभिकेंद्र बल प्रदान नहीं करेगा। तो साइकिल सवार के न फिसलने की शर्त क्या है? तो v² इज लेस देन इक्वल टू μs इंटू rg, यानी कि जो साइकिल सवार की जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? μs इंटू r इंटू जी, यानी कि जो घर्षण गुणांक है उसकी वैल्यू और जो त्रिज्या है और दोनों का जो गुणनफल होगा वो उसके स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो r कितना है यहाँ पे हमको दिया गया है 3 मीटर। g कितना लेंगे हम? 9.8। यहाँ पे दिया गया नहीं है इसलिए हम 9.8 लेंगे। जो यहाँ पे 10 दिया होगा तो हम 10 लेंगे। और μs कितना है? यहाँ पे दिया है 0.1। तो μs इंटू rg कितना होगा? 2.94 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ओके, और v जो साइकिल सवार की जो वेग है कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर। उसको हम मीटर पर सेकंड में जब लेंगे तो कितना होगा? 5। और v² कितना होगा? 25 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अर्थात जो यहाँ पे μs इंटू rg का गुणनफल 2.94 है और v² की वैल्यू कितनी आई? 25 आई। तो क्या होगा? v² और जो यहाँ पे शर्त दी गई है v² इज लेस देन और इक्वल टू μs इंटू rg, इस शर्त का पालन नहीं होता क्योंकि ये जो v² की वैल्यू है वो μs इंटू rg से ज़्यादा हो गई। इसलिए जब साइकिल सवार तीव्र मोड़ लेगा उस समय वो फिसल कर गिर जाएगा। ओके, तो ये μs इंटू rg की वैल्यू v² से ज़्यादा होनी चाहिए तभी साइकिल सवार गिरता नहीं है। ओके, तो ये है ढालू सड़क और समतल सवार के एग्जाम्पल। ओके, तो आगे हम देखेंगे। आगे का उदाहरण है 5.11। तो उसमें क्या है? 300 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार दौड़ के मैदान का ढाल 15 डिग्री है। यदि मैदान और रेसकार की पटरियों के बीच घर्षण गुणांक 0.2 है तो जो ए वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? टायरों को घिसने से बचाने के लिए रेसकार की अनुकूलन चाल। तो ए में क्या क्वेश्चन है? जो जब वृत्ताकार दौड़ जब होता है तो उसमें जो रेस कार है उसकी पटरियों के बीच जो घर्षण बल लगता है तो उससे टायरों को घिसने के लिए जो उसको बचाने के लिए जो चाल कितनी होनी चाहिए, यह क्वेश्चन है। तो और बी वाला क्वेश्चन में क्या है? फिसलने से बचने के लिए अधिकतम अनुमेय चाल। ओके, तो ये दोनों चाल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ढालू मैदान है तो उस पर बिना फिसले वर्तुल मोड़ लेने के लिए हमें आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल ही प्रदान करेगा तथा अभिलंब बल के क्षैतिज घटक का योगदान होता है यहाँ पे। ओके, तो रेसकार की अनुकूलन चाल v0 जो हमने थियोरी में जो इक्वेशन निकाला है वो क्या है? v0 इज इक्वल टू rg tan थीटा रेज टू 1/2। ओके, तो यह r कितना दिया है? जो त्रिज्या कितनी है? 300 मीटर। और सड़क और जो पटरियाँ इस दोनों के बीच का जो कितना है, जो थीटा कितना है? 15 डिग्री। और जी हमें यहाँ पे दिया गया नहीं इसलिए हमने 9.8 लिया। और v0
क्या आएगा, यह जो इसकी वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या मिलेगा 28.1 मीटर पर सेकंड। तो ये किसकी चाल होगी, जो टायरों को घिसने से बचाने के लिए रेस कार की अनुकूलन चाल होगी। तो इतनी चाल से जब रेस कार यहाँ पे जो रेस लगाएगा, तो इतनी चाल से जब ये रेस लगाएगा तो उस दौरान टायरों को जो घिसने से वो बचा सकता है। उसके बाद जो रेस कार की अधिकतम अनुमेय चाल को इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं। तो अधिकतम चाल यानी जो मैक्सिमम चाल कितनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो v अधिकतम इज इक्वल टू आर जी इंटू म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा इज टू 1/2। तो इसको इसे जो r और g की वैल्यू यहाँ पे दी गई है और थीटा की वैल्यू कितनी है 15 और म्यू एस कितना दिया गया है यहाँ पे 0.2। म्यू एस की वैल्यू जो घर्षण गुणांक है उसका वैल्यू है 0.2। तो इस सब की हम वैल्यू यहाँ पे डाल के जो हमें वैल्यू मिलेगी v अधिकतम थी तो वो कितनी है 38.1 मीटर पर सेकंड। तो इतनी चाल से ज़्यादा चाल जो रेस कार को नहीं लगानी है। ओके, तो ये है उदाहरण 5.11। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल जो हमारे अभ्यास में जो दिया गया है तो वो क्या है, तो अभ्यास 5.21। तो ये 21 नंबर का है। तो वो भी ये तनाव बल के जैसा तनाव बल और जो अधिकतम तनाव है उसके बारे में है। तो किसी डोरी के एक सिरे से बंधा 0.25 किलोग्राम संहति का कोई एक पत्थर है। उसका क्षैतिज बल में 1.5 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर 40 रिवर्स पर मिनट की चाल से एक चक्कर लगाता है। जब कोई एक 0.25 किलोग्राम का जो एक संहति है उससे डोरी से बांध के उसको 1.5 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर 14 रिवर्स पर मिनट की चाल से 2 चक्कर लगाते हैं। तो उस दरमियान क्या हमें यहाँ क्वेश्चन क्या है, तो डोरी में तनाव बल कितना लगेगा और यदि डोरी 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है तो वह अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए जिससे पत्थर को घुमाया जा सके। ओके, तो यहाँ 2 क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। तो पहला हम कोणीय चाल ढूंढेंगे क्योंकि ये वृत्तीय गति है। तो इसमें कोणीय चाल क्या होगी, यहाँ पे जो दिया गया है ओमेगा इज इक्वल टू 40 रिवर्स पर मिनट। तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से गुणना पड़ेगा। ओके, तो 40 मल्टीप्लाई 2 पाई अपॉन 60। यह मिनट में से हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए 60 से हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो डोरी में तनाव तो T इज इक्वल टू यहाँ पे जो सेंटर में जो फोर्स लगेगा, जो सेंटर में बल लगेगा, इसलिए यहाँ पे C लिखा गया है। तो हमने जो आगे की जो थियोरी में सीखा, जो अभिकेंद्र बल है उसका इक्वेशन क्या है mv² अपॉन r। तो यही जो यहाँ जो तनाव बल लगेगा वही उसका अभिकेंद्र बल बनेगा। ओके, डोरी में तो mv² v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो mr ओमेगा स्क्वेयर। ओके, तो m की वैल्यू कितनी है 0.25, r की वैल्यू कितनी है 1.5। ओके, और ओमेगा की वैल्यू जो यहाँ से हम लिखेंगे तो तनाव बल कितना मिलेगा 6.6 न्यूटन। ओके, तो इतना तनाव बल डोरी में लगता है, ये पहले वाला क्वेश्चन। और उसके बाद में क्या पूछा है, डोरी को 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है। जो जब तनाव बल कितना होना चाहिए 200 न्यूटन। उस दौरान क्या पूछा है हमें, तो अधिकतम चाल यानी कि जिस पत्थर को घुमाने के लिए उसकी मैक्सिमम स्पीड अधिकतम चाल उसको फाइंड करना है। तो वो पहले हम v0 इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा
रेस टू 1/2 उसकी जो चाल है, जो उसकी स्टार्टिंग की चाल है V0 यानी कि शुरुआत की चाल। ओके, तो वो कितनी होनी चाहिए, आर जी और थीटा की वैल्यू यहाँ हम लिखेंगे तो क्या मिलेगी 28.1। ओके, उसके बाद पत्थर घूमने के लिए जो अधिकतम चाल यानी कि V मैक्सिमम, तो वो कितनी होनी चाहिए, आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा रेस टू 1/2। तो इन सबकी हम वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आएगा 38.53। ओके, तो इतनी अधिकतम चाल से हम जब 200 न्यूटन का तनाव बल लगता है तो इतनी अधिकतम चाल से पत्थर को घुमा सकते हैं। ओके, तो ये है अभ्यास 5.21। उसके बाद क्या है, तो अभ्यास 5.30। ओके, तो ये भी वही चाल सड़क की जो हमारे थियोरी है और उसका ही एग्जाम्पल है। तो कोई वायुयान अपने पंखों को क्षैतिज से 15 डिग्री के झुकाव पर रखते हुए 720 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक क्षैतिज लूप पूरा करता है। तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है कितनी है 720। ओके, तो एक क्षैतिज लूप पूरा करता है तो लूप की त्रिज्या हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे जो इसे जो वायुयान है ऐसी चाल लगाकर यहाँ पर चक्कर लगाता है तो उस दरमियान जो उसकी हमें त्रिज्या फाइंड करनी है। तो उसमें थीटा कितना दिया गया है 15 डिग्री और उसकी जो स्पीड है उसकी चाल है कितनी है 720 किलोमीटर पर आवर है। उसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना 1000 और 1000 किलोमीटर का मीटर होगा और 3600 कितनी होगी उसकी सेकंड होगी। ओके, तो यहाँ पे 200 मीटर पर सेकंड आएगा। ओके, और हमें त्रिज्या फाइंड करनी है। तो लूप की त्रिज्या के लिए जो इक्वेशन था क्या है, तो इक्वेशन ऐसा था V = RG tan थीटा रेस टू 1/2 ऐसा था। तो इससे हम जो हमें R फाइंड करना है तो R के लिए tan थीटा = हमें ऐसे कन्वर्ट करेंगे पहले। तो tan थीटा और V की वैल्यू कितनी दी गई है 200, यहाँ पे V² है इसलिए कितना होगा 40,000। और R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और G कितना लिखेंगे हम यहाँ पे 10। ओके, तो R = क्या होगा, और 10-15 का जो हमें नेचुरल टेंशन है उसमें से फाइंड करके लिखेंगे तो कितना आएगा 0.2679। ओके, तो R की वैल्यू यहाँ पे मीटर में इतनी मिलेगी और उसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 14.9 किलोमीटर होगी। वो 15 के नज़दीक है इसलिए हम यहाँ नियरली इक्वल टू 15 लिख देंगे। ओके, तो R की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे नियरली इक्वल टू 15 किलोमीटर। ओके, तो इतनी लूप की त्रिज्या होगी। उसके बाद का है 5.31। तो उसमें क्या है, तो कोई रेलगाड़ी बिना ढाल वाले 30 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर 54 किलोमीटर पर आवर चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी की सहती 10⁶ किलोग्राम है। तो इस कार्य को करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन प्रदान करता है, इंजन या अथवा पटरिया। ओके, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, पटरिया को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए मोड़ का ढाल कोण कितना होना चाहिए। ओके, तो यह जो रेलगाड़ी है वो समतल सड़क पे ही चल रही है लेकिन मोड़ लेती है। ओके, तो ऐसे वर्तुल गति करती है लेकिन ये सड़क ढालू सड़क नहीं है। ओके, तो इसमें त्रिज्या कितनी दी गई है 30 मीटर और उसकी चाल कितनी है जो रेलगाड़ी की 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 15 मीटर पर सेकंड। ओके,
और जो रेलगाड़ी की थी उसका मास कितना है 10⁶ किलोग्राम। ओके, तो इस कार्य को करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पटरिया द्वारा प्रदान होता है। तो यहाँ पे जो बल लगता है वो पटरियों से लगता है, क्योंकि जो ट्रेन है वो पटरियों पर चल रही है, इसलिए जो घर्षण बल लगेगा पटरियों और ट्रेन के बीच में कौन सा बल लगेगा, घर्षण बल। तो यहाँ पे जो घर्षण बल है वो ही अभिकेंद्र बल बनेगा। ओके, और मोड लेने के लिए कितना कोण होना चाहिए, तो यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन है वो है थीटा फाइंड करना है। तो tan थीटा क्या बनेगा, जो आगे का जो इक्वेशन था v = rg tan थीटा रेज़ टू 1/2 से हम tan थीटा यहाँ फाइंड करना है, तो क्या होगा v0² तो v0 कितना है यहाँ पे 15, तो 15 × 15 क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और r कितना है 30 और g 10, तो यहाँ पे tan थीटा कितना आएगा 0.75, और यहाँ पे हमें थीटा फाइंड करना है, तो क्या होगा आगे tan इनवर्स 0.75, तो यह नेचुरल टेंजेंट में जाकर हमें यहाँ 0.75 का जब फाइंड करेंगे तो 36°.54 डैश। ओके, तो ये नियर इक्वल टू कितना आएगा 37 डिग्री। ओके, तो थीटा कितना होना चाहिए 37 डिग्री होना चाहिए। तो 37 डिग्री के कोण पर जब रेलगाड़ी घूमेगी, मोड़ लेगी, तो पटरियों क्षतिग्रस्त नहीं होगी। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 5 है यहाँ पे ख़त्म हुआ, और जैसे हमने जितने भी उदाहरण सीखे हैं वैसे ही जो अभ्यास में दूसरे जो क्वेश्चन है वो आपको करने होंगे, इससे ये जो सारे जो एग्जाम्पल है वो आपको आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।